हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज गाउस थ्योरम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज गाउस थ्योरम इज ऑल अबाउट, कि गाउस थ्योरम है क्या एक्चुअली में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, दैट इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी का यूज हम इस थ्योरम में आज करते हैं। तो बेसिकली गाउस थ्योरम जो है वो यूजफुल होती है इनक्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए। इनक्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है एक बंद सतह, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है गाउस थ्योरम। तो बेसिकली अगर हम एक सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, ये इसमें क्यू चार्ज है टोटल, तो इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ सरफेस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, मान लो ये सरफेस वैक्यूम है क्योंकि आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है उसका टोटल का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो एक्सप्रेशन वाइज हम लिखते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। अब देखो ये नॉन कंटिन्यूअस सरफेस है ना, तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। ये वैल्यू इक्वल आती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ Q का मतलब है सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। याद ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रही हूं, सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं, बाहर भी एक दो चार्ज रख देते हैं और पूछते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, तो बच्चे जल्दबाजी में उसे भी ऐड कर देते हैं, नहीं। और दूसरी बात, इसमें जो भी चार्ज आपको दिया है वो विद साइन आपको सॉल्व करना है। जैसे +2 -5 +3 -7 ऐसे दिया है, तो उन सबका सम करके फिर आपको लिखना होगा। साइन इग्नोर मत करना बेसिकली, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट तब आता है जब वैक्यूम की बात हो रही थी। अब अगर मैं इसी सरफेस को किसी मीडियम में प्लेस कर दूंगी तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बन जाएगा फाई इक्वल्स टू क्लोज। यहां देखिए इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने ऐसे सर्कल बनाया, सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब जो सरफेस आप ले रहे हैं वो क्लोज होनी चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन, या इसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, ई डॉट डीएस इक्वल होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर में, इसे बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर किसी सरफेस का नेट चार्ज 0 है, सब कुछ ऐड हो के 0 आ रहा है, तो उसका फ्लक्स भी कितना होने वाला है, 0 होगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट, इसका एक्सप्रेशन, इसका प्रूफ, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले, प्रूफ पे जाने से पहले, एक चीज मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझती हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड होगी प्रूफ में। पहले शायद 11 में पढ़ा होगा या नहीं, आई डोंट नो, तो इसीलिए एक रिकॉलिंग करवा देते हैं आपको। सॉलिड एंगल यानी घन कोण। जब भी आप 3D एंगल की बात करते हैं, 3D एंगल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा या फिर आपने जोकर्स कैप देखी होगी, उन सबको हम बोल सकते हैं कि वो एक 3D एंगल बनाता है। तो उसी एंगल को हम बेसिकली सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसे ओमेगा से यहां डिनोट किया मैंने, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने एक सरफेस लिया है, उससे एक पॉइंट O पर एंगल बनाया है। तो जब भी किसी सरफेस से आप किसी पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करोगे वो एंगल सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। अब यहां से इससे मिड, मतलब O पॉइंट से मिड पॉइंट से एक लाइन पास कराते हैं, तो ये जो डायरेक्शन यहाँ आपको दिख रही है ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों ds अपॉन r²। r हो गई है रेडियस, ठीक है। ये तो था कि जब एरिया वेक्टर और ये जो डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये जो लाइन जा रही है इसके मिड से, वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो उस सिचुएशन में हमारा जो सॉलिड एंगल है उसका फॉर्मूला हो जाता है d ओमेगा इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r²। यानी इसका आप cos कंपोनेंट ले लोगे जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग ही काम करेगा, ठीक है।
इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो स्टे रेडियन होती है, ठीक है। और एक छोटा सा फैक्ट है जो आगे यूज होगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लें और उसका सॉलिड एंगल ड्रॉ करें, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ये स्फेयर ले लिया मान लो, स्फेयर के सेंटर पे लेकर एंगल ड्रॉ किया, तो उस सिचुएशन में इस सॉलिड एंगल की वैल्यू आती है 4 पाई। कितनी आती है? हाँ, ये आप याद रखेंगे। और अगर आपने कोई बाहर पॉइंट लिया है तो आंसर आता है 0 इसका। ये मैं ऐसे बता रही हूँ, कभी याद रखना, आगे काम आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्रूफ की, कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लो हमारे पास में एक क्यू चार्ज है जो हमने ओ पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है। इसके चारों तरफ हमने एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन की। इसकी सरफेस पे मैंने एक सेक्शन ले लिया छोटा सा ds। तो वही हमने एक सॉलिड एंगल ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू है डी ओमेगा, और जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एरिया वेक्टर जो है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दोनों के बीच में एंगल आ गया हमारे पास में थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट चार्ज ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r², बिल्कुल सही। और अभी आपने फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds। डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो ये हो गया EDS cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे E का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। E का फॉर्मूला था KQ/r²। ध्यान से नोटिस कीजिए, ये फॉर्मूला किसको बिलोंग करता है? डी ओमेगा को। तो हमारे पास में यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया KQ.d ओमेगा। ये इतने से सेक्शन से निकलने वाला फ्लक्स है। अगर पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना होगा तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमने यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन ओमेगा की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये सब आउट कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे। अब ये मत सोचना यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया है, ये K की वैल्यू लिखी है मैंने। तो डी ओमेगा की वैल्यू क्लोज सरफेस में तो अभी समझाया था 4 पाई आता है, यहाँ रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आ गया। यही एक्सप्रेशन होता है हमारा गाउस थ्योरम का, कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है अगर वो वैक्यूम में रखा है तो। अब गाउस थ्योरम से जुड़े क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, मेरे तो बहुत ही इजी लगते हैं मुझे तो। देखो मैंने कुछ बताया तुम्हें समझाने के लिए, एग्जाम्स में आते हैं जनरली। मेरे पास में क्यू चार्ज है, मैंने उसको सिलेंडर के अंदर इमेजिन किया है। क्लोज सरफेस होनी चाहिए ना, तो हमने क्लोज जो सरफेस है वो एक सिलेंडर को इमेजिन किया है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करो। फ्लक्स के लिए गाउस थ्योरम ने बोला था कि क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, उसके अंदर का टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो आंसर आ जाएगा Q/ε0। अब यही आप एक सर्कल भी इमेजिन कर सकते थे और एक नॉन कंटिन्यूस सरफेस भी इमेजिन कर सकते थे। इन दोनों के केस, तीनों के केस में आंसर सेम आता है। तो मैम हमेशा यही आएगा क्या? जी नहीं, अलग अलग केस अलग अलग आंसर। अब देखिए दूसरा केस, मैंने एक सिलेंडर लिया है और जहां उसका मिड पॉइंट है वहां पे मैंने एक चार्ज रखा है Q। तो अगर मैं इस फर्स्ट सिचुएशन को लूं तो मेरा आंसर आना चाहिए Q/ε0 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम इसको मिड में से कट कर देंगे तो कुछ ये सेक्शन बचेगा, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? सिर्फ इतने सेक्शन में से। तो आपको पता है पूरे में से Q/ε0 जा रहा है। अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो हाफ में से कितना जाएगा? Q/2ε0। अब कई महान लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो इसी के अंदर क्लोज है ना, तो बेटा ये सरफेस पे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो अपनी क्या कैसे समझाऊं, ये है, ये ऐसे रखा हुआ है, 1 मिनट, ऐसे सरफेस के ऊपर। तो जब आप सरफेस के ऊपर चार्ज रख रहे हो तो वो इनक्लोज कैसे हुआ? नहीं हो सकता है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए हम एक और सेम सरफेस इसके ऊपर इमेजिन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, एक के ऊपर एक रखा है ना। जब आप इसके ऊपर एक और सरफेस रख दोगे तो ये इनक्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ सिर्फ एक सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो एक में से तो आधा ही हुआ ना टोटल का, इसीलिए यहाँ Q/2 लिखा है। सेम कॉन्सेप्ट है सर्कल स्फेयर के लिए।
मैंने स्फेयर के मिड में जो सेंटर होता है वहां पे क्यू चार्ज रखा है, तो इस सिचुएशन में तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कट कर दूं और हेमिस्फेयर बना दूं, अर्धगोला बना दूं, तो ऑफकोर्स फ्लक्स आधा हो जाएगा पहले से, तो इसीलिए आंसर आ जाता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही केस क्यूब के केस में भी आ सकता है, घन के लिए भी। तो देखो पूरे क्यूब के अंदर एक क्यू ही चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स क्यूब से जो पास हो रहा है वो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है, इतना तो मैथ्स आता है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टीचर पूछेगा एक फेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है, एक फलक में से कितना फ्लक्स जा रहा है, टोटल इतना है, हमारे पास में फेसेस कितने अच्छे हैं, तो इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो इसीलिए ईच फेस में से जो फ्लक्स जाएगा दैट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। टीचर बहुत स्मार्ट है ना, तुमसे तो बहुत ही ज्यादा है। अब उसने इसकी पोजीशनिंग क्यूब के एक कॉर्नर पे कर दी। अब आप इसका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं दे सकते, क्योंकि ये इनक्लोज नहीं है सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर मुझे इसे इनक्लोज करना है, इसे बंद करना है, तो मैंने ना इसके आसपास क्यूब्स रख दिए। तो ऐसे 4 क्यूब अगर मैं अरेंज कर दूंगी तो ये कॉर्नर वाला चार्ज जो है वो इनक्लोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि ईच क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो अब ईच में कितना है, 4 है भाई। टोटल में पूछूं तो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईच क्यूब का पूछ रही हूं तो आंसर आ रहा है क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या इसके पीछे का। और एक लास्ट है, वो भी देख लीजिए। मान लो कोई सरफेस है, उसके मिड में रखा है मैंने क्यू, मैं पूछ रही हूँ कितना फ्लक्स जाएगा। तो अब आपको पता है इसे इनक्लोज करने के लिए इसके ऊपर इमेजिन करनी पड़ेगी एक और सरफेस। तो इस सिचुएशन का टोटल फ्लक्स आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिंगल एक सरफेस का पूछूं तो आंसर आ जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस गाउस थ्योरम पे बेस्ड बनते हैं, जो बहुत इजी से होते हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने पे सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाउस थ्योरम और उसका प्रूफ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए।